मेरी पजेसिव बीवी मुझे रोज लोहे की जंजीरों से बांध कर रखती है ताकि मैं कहीं भाग न जाऊं, और मैं गुस्सा होने के बजाय उसे और ज्यादा फ्लर्ट करके छेड़ता हूं और डिमांड करता हूं कि चलो साथ में बैठकर पबजी में डू मैच खेलते हैं। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिछले जन्म में मैंने अपने घर वालों को खुश करने के लिए अपने छोटे भाई की जगह सू फैमिली में घर जमाई बनना कबूल किया था, लेकिन शादी के बाद मैंने अपनी ही बीवी को बदनाम करने के लिए एडी छोटी का जोर लगा दिया ताकि हमें तलाक मिल जाए और हम आजाद हो सकें। दूसरी तरफ थी लियू रुयान, जिसके पीछे मैं पागलों की तरह भागता था। जब वो मेरी मंगेतर बनी तो उसने न सिर्फ मेरे सगे भाई के साथ अफेयर चलाया बल्कि मेरी 5 बहनों के साथ मिलकर मेरी किडनी निकाल ली, मेरा खून चूस लिया और सबूत मिटाने के लिए मेरी लाश को भी ठिकाने लगाने की कोशिश की। मरते जिस बीवी से मैं नफरत करता था, जिसे मैं हमेशा सनकी और पागल समझता था, उसने मेरे मरने के बाद मेरी उस धोखेबाज गर्लफ्रेंड को तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया। उसने मेरी मौत का ऐसा भयंकर बदला लिया कि पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। और आखिरी में वो इस दुनिया में अकेले नहीं रहना चाहती थी, वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे साथ रहने के लिए खुद भी मौत को गले लगा ली और मेरे पास चली आई। वक्त मुझे समझ आया भाई अपनी घर की बीवी क्या बुरी थी। फालतू में बाहर मुंह मारने गया। जब रात का अंधेरा छा गया तो कमरे में एक बेहद ठंडी आवाज गूंजी, आज क्या तुम्हें डर लग रहा है? तभी एक बर्फ जैसा ठंडा हाथ धीरे से मेरे गाल पर आया। अगर मैं तुम्हारे पैर ही तोड़ दूं तो क्या तुम फिर भी भागने की हिम्मत करोगे? अगर भाग नहीं पाए तो तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास ही रहना होगा। यह सुनकर मेरी ऐसी फटी कि मैं लाल रंग के गद्दे सिमंस मैट्रेस पर से सीधा हवा में उछल गया। तभी मेरी नजरें उसकी उन मदहोश और कातिलाना आंखों से मिली। आजे मेरी तरफ देखो, सिर्फ मेरा होकर रहना ही तुम्हारी तकदीर है। उसने अपनी खूबसूरत आंखें सिकोड़ी और बड़ी दबंगई से मेरी ठुटी को पकड़कर मुझे अपनी तरफ देखने पर मजबूर कर दिया। यह नजारा, यह जाना पहचाना बड़ा सा बेड, मैंने तुरंत खुद को 2 तमाचे जड़े। आउच, दर्द हो रहा है। इसका मतलब यह कोई सपना नहीं है, यह तो एकदम असली है। मैं मरा नहीं था। आसपास देखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि बॉस अपन का रीबर्थ हो चुका है। आज वही रात है जब घर वालों ने जबरदस्ती मुझे मेरे भाई की जगह सुपरिवार का दामाद बनाकर भेजा था। आज ये मत सोचना कि मेरे सामने खुद को चोट पहुंचाओगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। सुचिन की आवाज इतनी ठंडी और मीठी थी जैसे चाशनी में डूबा हुआ करेला। सुचिन मौसी, तुम सच में जिंदा हो? पिछले जन्म के कंफ्यूजन में मुंह से निकल गया। आज तुम इतनी शिद्दत से मेरे मरने की दुआ कर रहे हो, और खबरदार जो मुझे दोबारा मौसी बोला। तुम अभी भी उस लियू रुयान को याद कर रहे हो? होश में आओ, आज की रात तुम सिर्फ मेरे हो। सुचिन ने गुस्से में अपने दांत भींचे और उसका चेहरा और काला हो गया। असल में वो लियू रुयान की कोई दूर की रिश्तेदार थी जिसे सब जबरदस्ती मौसी टाइप मान रहे थे। अगले ही पल सुचिन ने पागलों की तरह मेरा गला दबोच लिया। उसका वो खतरनाक, साइको और डोमिनेटिंग रूप देखकर मेरी थोड़ी देर के लिए सिटी पिटी गुम हो गई। उसने तुरंत मुझे बेड पर दबोच लिया और मेरे होठों को बुरी तरह काट लिया। वाइल्ड किस बॉस। आज अगर अब दोबारा उस लियू रुयान का नाम लिया तो मैं तुम्हें सुचिन मेरी जान, अब गुस्सा थूक भी दो। मेरा और लियू रुयान का। इससे पहले कि मैं अपनी सफाई पूरी करता, उसने दोबारा मेरे होठों पर सेंसरशिप लगा दी, यानी फिर से किस कर लिया। मेरा शरीर भले ही शुरू में थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन उसने मुझे बड़ी दबंगई से कंबल के अंदर खींच लिया। अजय, एक बार फिर से वो नाम पुकारो, सुचिन मेरी जान, मेरी बेबी, मेरी सोना बाबू, स्वीट हार्ट। अब जाकर सुचिन के चेहरे पर सुकून आया। मुझे अपनी तारीफ में बाबू सोना कहते सुन वह पिघल गई। इतने सुधरे हुए बच्चे बन गए। चलो ठीक है, जब तक तुम उस लियू रुयान से दूर रहोगे मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी। जब सुचिन का पेट भर गया, मतलब किसिंग सेशन पूरा हुआ, तो उसने अपना लहंगा उठाया और कमरे से जाने लगी। अरे ये लड़की तो बड़ी चालू निकली, खुद आग लगाकर 9-2-11 हो रही है, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? मैंने सीधे हाथ बढ़ाया और उसे खींचकर अपनी बाहों में भर लिया। सुचिन, मुझे तुम्हारी जरूरत है, वापस आओ और मेरे पास सो जाओ ना। यह सुनते ही सुचिन एकदम शॉक रह गई। फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारी यह ख्वाहिश पूरी करती हूँ। और उस रात हम दोनों ने बहुत तरक्की की, समझ रहे हो ना। अगली सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मेरा सिर चकरा रहा था। जैसे ही मैंने कंबल हटाया, बेडशीट पर लगे वो गहरे निशान चिल्ला चिल्लाकर गवाही दे रहे थे कि रात को कितना भयंकर तूफान आया था। मुझे लगा जैसे मेरी पूरी एनर्जी खत्म हो चुकी है, शरीर में जान ही नहीं बची थी। तभी सुचिन ने अपना घूंघट उठाया और मेरी यह थकी हारी हालत देखकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसने ताना मारते हुए कहा, आज लियू रुयान के लिए अपनी वर्जिनिटी न बचा पाने का अफसोस तो नहीं हो रहा? खैर फिक्र मत करो, आगे से मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगी, लेकिन हाँ, तुम यहाँ से भागने का ख्वाब भी मत देखना। उसने फिर से मेरी ठुड्डी उठाई। तुम इस जन्म में सिर्फ मेरे गुलाम हो। खचाक, एक ठंडी लोहे की जंजीर ने मुझे बेड से जकड़ दिया। मेरा शरीर डर के मारे पीछे हटा और सुचिन ने मुझे एक आखिरी ठंडी नजर से देखा और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर चली गई। मुझे इतना बदन दर्द हो रहा था कि खुद को संभालने में पूरे 5 मिनट लग गए। फिर मुझे पिछले जन्म की याद आई कि सुचिन चाबी कहाँ छुपा कर रखती है। क्लिक, जंजीर खुली और नीचे गिर गई। मैं उठकर सीधा मिरर के सामने गया और अपना चेहरा देखकर मेरी खुद की रूह कांप गई। भाई साहब,
साहब, कल रात सुचिन ने मुझे इस हालत में झेला था, उसकी चॉइस माननी पड़ेगी भाई। वो सच में बहुत भूखी थी, क्योंकि शीशे में जो लड़का खड़ा था वो किसी मेंटल गोस्ट जैसा लग रहा था। ऊपर से कल रात की ओवर मेहनत की वजह से चेहरे पर ऐसा ग्लो था जैसे किसी ने हफ्ता भर से खाना न दिया हो। रास्ते का कुत्ता भी मुझे देखता तो शर्माकर अपना सिर हिला देता। ऐसी हालत थी मेरी। मैं तुरंत बाथरूम भागा और खुद को चमकाने में 1 घंटा लगा दिया। नहा धोकर मस्त कपड़े पहने, बाल सेट किए। अब जाकर लग रहा था कि हाँ, कोई खानदानी रईस और हैंडसम लड़का खड़ा है। अपनी इस कातिल शक्ल को निहारने के बाद मुझे फिर से कमजोरी महसूस हुई, तो मैं बेड पर जाकर घोड़े बेचकर सो गया। जब दोबारा आंख खुली और मैंने बेड साइड टेबल पर रखे फोन को ऑन किया तो पता चला कि मैं पूरे 2 दिन और 2 रात लगातार सोता रहा। मेहनत का फल बाबू भैया। मिस कॉल की तो बाढ़ आई हुई थी। तभी फोन फिर से बजा और मैंने कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से बेहद चिड़चिड़ी और गुस्से से भरी आवाज आई, गुजे तुम्हें सिर्फ अवे की जगह सु परिवार में घर जमाई बनने भेजा था ना, इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम अपने सगे भाई को खून देना ही बंद कर दोगे। तुम इतने मतलबी कैसे हो सकते हो? मैं तुम्हें सिर्फ आधा घंटा दे रही हूँ। तुरंत जिंक्सी प्राइवेट हॉस्पिटल आओ और अवे को ब्लड डोनेट करो। फोन करने वाली मेरी चौथी बहन गुशुयू थी। उसकी ये बातें सुनकर मुझे इतनी जोर से हंसी आई कि मैं क्या बताऊं। मैंने ठंडे और बेरुखी भरे लहजे में कहा, सुन गुशुयू, तुम्हारा भाई एक बूंद खून भी डोनेट नहीं करने वाला। शादी की पहली रात को बीवी इतनी हॉट थी कि सारा टैक्स वहीं चुका दिया। अब मेरे पास खुद खून की कमी है। मेरी बात सुनते ही फोन के दूसरी तरफ गुशुयू का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और वो और ज्यादा चिढ़ गई। गुजे, तुम में तो सच में कोई गैरत ही नहीं बची है। वही बेचारा थका हुआ है तो तुमने उसकी जगह जाकर सुचिन नाम के उस छोटे मॉन्स्टर को संभाल लिया। तो इसका मतलब ये है कि तुम इस बात को लेकर घर वालों को नीचा दिखाओगे। भले ही तुम उस लियू रुयान से प्यार करते हो, लेकिन रुयान के दिल में भी अवे की सलामती की चिंता है। अगर तुम सच में उसे खुश करना चाहते हो तो तुरंत हॉस्पिटल आकर खून दो, वरना रुयान खुद तुमसे ब्रेकअप कर लेगी। गुशुयू ने हमेशा की तरह अपनी रटी रटाई धमकियां एक ही सांस में उगल दी। गुशुयू, तुम इतना गंदा बोलती हो? सुबह टॉयलेट जाकर मुंह धोना भूल गई थी, या तुम्हारे दिमाग का कोई सीवर खुला रह गया है जहाँ से तुम रेंगती हुई बाहर आ गई हो? तुमने क्या कहा? मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे गाली देने की? गुशुयू का तुरंत फ्यूज उड़ गया और वो भड़क गई। गाली तो छोटी चीज है बहन जी, अगर अभी भी कान खोलकर सुनाई नहीं दे रहा तो तुम्हारे पीठ पर 2-4 मुफ्त के मुके भी जड़ सकता हूँ। गुजे, तुम पागल हो गए हो क्या? उससे पहले कि वो अपनी बकवास जारी रखती, मैंने तुरंत फोन काट दिया। भाई, अपने कान गंदे नहीं करने का। इसके बाद मैंने सीधे उसका नंबर ब्लैकलिस्ट में डाला और लगे हाथ को। परिवार के बाकी सभी नमूनों के नंबर भी हमेशा के लिए ब्लॉक कर दिए। इस जन्म में अपुन को ऐसे मतलबी रिश्तेदारों की नो रिक्वायरमेंट। तभी मेरी नजर एक लड़के पर पड़ी जो कोई और नहीं बल्कि सुचिन का छोटा विद्रोही भाई सुछुआन था। सुछुआन ने भी मुझे देखा और हेकड़ी दिखाते हुए बोला, तू कौन है रे? हमारे एकुन विला में क्या कर रहा है? वो छपड़ी गुजे कहाँ है? वह बड़े गुस्से में मेरे सामने आकर पूछताछ करने लगा। छोटे सरकार, क्या आपको गुजे से कोई काम है? मैंने मजे लेते हुए पूछा। वैसे भी तू हमारे घर का नौकर ही है, तुझे बताने में कोई हर्ज नहीं। मुझे रुयान दीदी ने भेजा है उस एहसान फरामोश गुजे को ढूंढकर उसके भाई को खून दिलाने के लिए। रुयान दीदी ने कहा है कि अगर गुजे खुद न जाना चाहे तो भी जबरदस्ती उसका 2 बोतल ताजा खून निकालकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाए। सुचुआन बड़ी ईमानदारी और जोश के साथ यह सब बकवास कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से निकला एक एक शब्द मेरे बदन में आग लगा रहा था। मैंने वहीं पड़ी एक लकड़ी की लाठी उठाई और सीधा सुचुआन के पैरों के बीच क्रॉच एरिया से इंच भर की दूरी पर जमीन में दे मारी। निशाना चूका तो छोटे सरकार सीधे नॉन वेज से वेज हो जाते। छोटे भाई, जिस गुजे को तू ढूंढ रहा है वो साक्षात तेरे सामने खड़ा है। बोल, क्या सेवा करूं? यह सुनते ही सुचुआन का दिमाग पूरी तरह हैंग हो गया। तू गुजे कैसे हो सकता है? वो छपरी गुजे ऐसा तो नहीं दिखता। कहीं आज सुबह मैंने गलत पैर रखकर दरवाजा तो नहीं खोला था? सुचुआन फटी आंखों से मुझे देखने लगा। वह 2 कदम पीछे हटा और तुरंत अपने कीमती सामान क्रॉच पर हाथ रख लिया, जिससे अभी अभी हार्ट अटैक आते आते बचा था। थोड़ी देर में वो होश में आया और झेंपते हुए बोला, अरे अच्छा, तो तू ही गुजे है? तो फिर नखरे मत कर, मेरे साथ हॉस्पिटल चल और अपने भाई को खून दे, या फिर खुद ही 2 बोतल खून निकाल कर मुझे दे दे। अपुन के पास टाइम नहीं है। मेरा असली रूप देखकर उसकी बदतमीजी फिर लौट आई थी। अच्छा, लेकिन मैं तो इस एकुन विला से बाहर ही नहीं जा सकता। जंजीरों में बंधा हूँ तो तुम्हारे भाई को खून कैसे दूंगा? सुचुआन को लगा कि मैं कोई लंगड़ा बहाना बना रहा हूँ। उसने अपनी छाती ठोंकते हुए कहा, अच्छा ठीक है, अगर तू खून देने को तैयार है तो सब संभाल लेंगे। यह देख, यह मेरा पर्सनल पास VIP कार्ड है, इसे ले और चुपचाप हॉस्पिटल निकल। मैंने कार्ड हाथ में लिया और अपनी इंडेक्स फिंगर से उसे पास आने का इशारा किया। गुजे, ऐसे अजीब एक्सप्रेशन मत बना, मेरे दिमाग में कोई गंदे ख्याल नहीं चल रहे हैं। तू तो अभी बचा है, क्या सोचेगा? मुझे सच में तुझसे एक जरूरी बात कहनी है, जरा कान पास ला। मैंने उसके कान में कुछ मंत्र फूंका और फिर फुर्ती से एकुन विला से बाहर निकल गया। पीछे खड़ा सुचुआन अपना गाल सहलाते हुए बड़े गर्व से सोच रहा था, अरे वाह, गुजे इतनी जल्दी मान गया। पक्का वो मेरी शराफत और अच्छाई देखकर पिघल गया होगा। मासूम बच्चा, इससे क्या पता कि इसके साथ स्कैम हो गया है। मेरे जाने के ठीक 1 घंटे बाद एकुन विला में खतरे का सायरन बज उठा। कोई दौड़ो रे, दामाद
दामाद जी फिर से भाग गए। पूरे विला में हड़कंप मच गया। हे भगवान, ये क्या आफत है। दामाद जी फिर भाग गए। अब मालकिन के गुस्से का शिकार हम गरीबों को होना पड़ेगा। ये कूजे भी ना कतई अंधा है। हमारी बड़ी मालकिन इतनी अमीर हैं, इतनी पावरफुल हैं, फिगर भी एकदम कड़क है। वो उस सूखी लकड़ी जैसी खुद को कॉलेज क्वीन समझने वाली लियू रुयान से किस मामले में कम है। वो रुयान तो खुद किसी छपरी जैसी दिखती है। पता नहीं मालकिन को उसमें क्या पसंद आ गया। मुझे तो लगता है मालकिन को उसका खराब रिपोर्ट कार्ड पसंद आया होगा, या फिर उसका वो हमेशा बंद रहने वाला काना एक आंख वाली लुक पसंद आया होगा। कतई सड़ी हुई मछली जैसी है वो। नौकर अभी गॉसिप कर ही रहे थे कि सुचिन्ना तूफान की तरह विला में वापस आ गई। लेकिन उसे क्या पता था कि अपूर्ण फ्लैश की स्पीड से कपड़ों को उतार कर वापस बेड पर लेट चुका था। मैंने सुचिन्ना की दी हुई जंजीरों को दोबारा अपने पैरों में फिट कर लिया था और चाबी को भी ठीक उसी जगह रख दिया था। मेरा धड़कता हुआ दिल अब जाकर शांत हुआ था। तभी सुचिन्ना अपने अंगरक्षकों की पूरी फौज लेकर बेडरूम में धड़धड़ाते हुए घुसी। यह देखकर मैंने जानबूझकर एक लंबी अंगड़ाई ली और अपनी आंखें मलते हुए ऐसे एक्टिंग की जैसे गहरी नींद से उठा हूँ। वफादार बुढ़े मैनेजर जू ने तुरंत समझदारी दिखाई और बेडरूम का दरवाजा बाहर से बंद कर दिया ताकि कोई अंदर का नजारा न देख सके। सब कह रहे हैं कि तुम फिर से भाग गए थे। क्या तुम्हें सच में हमेशा के लिए लोहे के पिंजरे में बंद करना पड़ेगा, तभी तुम सुधरोगे। सुचिन्ना की आवाज में बारूद भरा था। मैं कहीं नहीं भागा, मैं तो यही हूँ। मेरी प्यारी सुचिन्ना बाबू। मैंने चुपचाप अपना थूक निकला और उसके खौफ को चेहरे पर ना आने देने की पूरी कोशिश की। अजय, तुम मुझसे डर रहे हो? सुचिन्ना मेरे पास आई। उसने अचानक मेरा कंबल फेंका और मेरे शरीर को टटोलने लगी। अजय, मैं चाहती हूँ कि तुम पूरी तरह से सिर्फ मेरे हो जाओ। अच्छे बच्चे की तरह खुद को मुझे सौंप दो। मैं तुरंत संभला और सफाई देते हुए बोला, मैं तुमसे नहीं डरता और न ही मैंने भागने का सोचा था। अच्छा, ऐसा है क्या? सुचिन्ना ने मेरी ठुड्डी को ऊपर उठाया। मुझे नजरें चुराने का कोई मौका नहीं दिया। उसके सुर्ख लाल होंठ मेरे होंठों की तरफ बढ़ने लगे। अगर डर नहीं लगता तो साबित करके दिखाओ। सुचिन्ना ने मुझे बेड पर दबोच लिया और मेरे होठों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसने इतनी शिद्दत और दीवानगी से मुझे किस किया कि मेरे दिल का सारा सिस्टम हिल गया। मैं अब कभी नहीं भागूंगा। इस बार मैं सीरियस हूँ। अब सब बदल चुका है। तुम मेरी औरत हो और मैं अपनी जिम्मेदारी निभाऊंगा। तुम्हारा एक अच्छा पति बनकर रहूंगा। मैंने उसकी सनक और गुस्से को शांत करने के लिए पति वाला कार्ड खेल दिया। पति सुनने में तो काफी अच्छा नाम है। सुचिन्ना की भौहें थोड़ी उठी और उसका मूड थोड़ा ठीक होता हुआ लगा। लेकिन तुम अभी अभी बाहर गए थे और सुचुआन का पर्सनल पास भी लेकर आए हो। क्यों? क्या बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था? सुचिन्ना की नजरें अचानक खिड़की पर गईं, जहां मेरे जूतों का एक निशान छप गया था जिसे मैं हड़बड़ी में मिटाना भूल गया था। पकड़े गए बॉस। कमरे का तापमान फिर से माइनस में चला गया और खतरनाक वाइब्स आने लगी। मैं तो बस इससे पहले कि मैं अपना कोई बहाना बनाता, सुचिन्ना ने आगे बढ़कर मेरे होठों को फिर से लॉक कर दिया। सुपर बोल्ड किस। उसने मेरी उंगलियों को अपनी उंगलियों में फंसा लिया। हैंड लॉक। उसकी आंखों में मुझे पाने की भयंकर भूख और पागलपन साफ दिख रहा था। इस लंबे और गहरे किस ने मेरे उस थके हारे और खाली शरीर के इंजन को फिर से चालू कर दिया था। जैसे ही उसने सांस लेने के लिए थोड़ा गैप लिया, मैंने तुरंत अपने हाथ से सुचिन्ना के उन लाल होठों को ढक लिया और हाँफते हुए बोला, बीवी तुम तो मेरी बात सुनो। यह सुनते ही सुचिन्ना थोड़ी देर के लिए रुकी। उसके शरीर से निकलने वाली वो खतरनाक और ठंडी वाइब्स अचानक गायब हो गई। इस वक्त वो पहली बार अपनी उम्र की लड़कियों जैसी मासूम और प्यारी लग रही थी। मैं अभी सच में थोड़ी देर के लिए बाहर गया था। अब जब हमारी शादी हो चुकी है और तुम मुझसे ब्याह कर इस घर में आई हो, तो मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। यह जो अंगूठी है, यह मेरी अब तक की सारी सेविंग्स कमाई है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। माना कि यह अभी 1 कैरेट की भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अपनी मेहनत से इसे और बड़ा फ्यूचर में बड़ी डायमंड रिंग बना दूंगा। मुझे पता है कि तुम्हारे पास दौलत की कोई कमी नहीं है और तुम्हारे सामने इस अंगूठी की कोई औकात नहीं है, पर तुम मुझे थोड़ा वक्त दो। मैं अपना फैसला सच साबित करके दिखाऊंगा। मैंने जेब से वो अंगूठी निकाली जो मैं अभी बाहर से जल्दबाजी में खरीद कर लाया था। अंगूठी छोटी थी पर डिजाइन काफी क्लासी और खूबसूरत था, लेकिन सुचिन्ना के अरबपति स्टेटस के हिसाब से यह इतनी छोटी थी कि मुझे खुद शर्म आ रही थी। मेरा हाथ कांप रहा था और मैं जबरदस्ती उसके हाथ में इसे ठूंस नहीं पा रहा था। तभी सुचिन्ना ने मेरी तरफ देखा और खुद अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। उसने बड़े प्यार से सिर हिलाया और बोली, ठीक है अजय, मुझे यह बहुत पसंद आई। जब मैंने सुचिन्ना की उंगली में वो अंगूठी पहनाई तो मैंने थोड़ा झुकर उसकी रिंग फिंगर पर एक प्यारा सा किस कर लिया। सुचिन्ना मेरी जान, इस जन्म में मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा और हाँ, अपना इरादा साबित करने के लिए मैं आगे की पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। क्या मैं कॉलेज जा सकता हूँ? यह सुनते ही कमरे की हवा जैसे बर्फ की तरह जम गई। मालकिन को लगा कि लड़का फिर से कॉलेज जाकर गुलछर्रे उड़ाएगा। मैंने तुरंत अपना हाथ हवा में उठाया और कसम खाते हुए बोला, मैं भगवान की कसम खाता हूँ, मैं सिर्फ पढ़ाई करने जाऊंगा। उस लियू रुयान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। अगर मैंने झूठ बोला तो मेरी आने वाली नस्लें तबाह हो जाएं। मैं कभी बाप न बन पाऊं। हीरो ने सीधे अपनी मर्दानगी की कसम खा ली। भाई ठीक है, इस बार तुम्हारी बात मान लेती हूँ। उसने सिर हिलाया और मेरी जंजीरें खोल दी। फिर मेरी आंखों में देखते हुए बोली, अजय अब सच सच बताओ, तुम अचानक मेरे सामने इतने
इतने सीधे कैसे बन गए? अब कौन सी नई चाल चलने की सोच रहे हो? खुद को चोट पहुंचाकर मुझसे बदला लेने का कोई नया तरीका है क्या? क्योंकि तुम तो हमेशा मुझसे नफरत करते थे, चिढ़ते थे और भागने के बहाने ढूंढते थे। यह सुनकर मैं एकदम सुन्न हो गया। मुझे पता था कि सुचिन्ह जैसी शातिर लड़की मेरे इस अचानक आए हृदय परिवर्तन पर शक जरूर करेगी। अब मैं उसे यह तो नहीं बता सकता था कि सुनो जी, मैं पिछले जन्म में मरकर दोबारा पैदा हुआ हूँ। तो मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा। मेरे कान शर्म से लाल हो गए और मैंने सीधे शहीदों वाले अंदाज में चिल्लाकर कहा, क्योंकि तुम्हारा फिगर बहुत हॉट है, मुझे बहुत पसंद आया। अब मैं और नाटक नहीं कर सकता। सच तो यह है कि मैं पैदाइशी ठरकी हूँ। यह सुनते ही सुचिन्ह का मुंह खुला का खुला रह गया। सोचा होगा लड़का तो बड़ा हैवी ड्राइवर निकला। होश में आने के बाद वो बोली, कॉलेज जाने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें हर रात मेरे साथ सोना होगा। क्या यह मंजूर है? उसने अपनी नजरें उठाई और बड़ी संजीदगी से मेरी आंखों में देखा। अरे बीवी, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा? रोज रात को? मैंने थोड़ा डरते हुए कहा। ज्यादा है, मैं तो सिर्फ हर रात की बात कर रही हूँ। क्या यह बहुत बड़ी डिमांड है? सुचिन्ह की आंखें फिर से ठंडी हो गईं और कमरे का प्रेशर डाउन होने लगा। मैंने तुरंत घुटने टेक दिए और रोते खलपते मन से सिर हिलाया। कोई बात नहीं, अभी मैं जवान हूँ, इतनी मेहनत तो मैं कर ही लूंगा। बेचारा हीरो कॉलेज की पढ़ाई से ज्यादा रात की ड्यूटी से डर रहा है। सुचिन्ह के जाने के बाद मुझे टेंशन होने लगी। मैं कमरे में चक्कर काटने लगा। इस वक्त मेरी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची थी। मुझे जल्द से जल्द पैसे कमाने का कोई जुगाड़ ढूंढना था। चूंकि सुचिन्ह ने बाहर जाने की परमिशन दे दी थी, इसीलिए मैं कॉलर खड़ी करके ठाठ से एकुन विला से बाहर निकल गया। उधर सुचिन्ह के ऑफिस में मैनेजर ने इन्फॉर्म किया, मैडम, दामाद जी विला से बाहर निकल चुके हैं, क्या उन्हें पकड़कर वापस लाएं? इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस उस पर नजर रखो। अगर वो उस लियू रुयान से मिलने गया तो इस बार मैं सच में उसके पैर तोड़ दूंगी और उसे दिन रात जंजीरों से अपने बेड पर बांध कर रखूंगी। जी मैडम। उसी समय गु परिवार के लोग लिविंग रूम में बैठकर मेरे अचानक बदले बर्ताव पर गॉसिप कर रहे थे। उन्होंने झूठ की ऐसी नदियां बहाई कि दिन को रात और रात को दिन बना दिया। हमारा ग्रीन टी दोगला भाई गुवे बहनों के पल्लू से लिपटकर मगरमच्छ के आंसू बहा रहा था। दीदी लोगों, जरूर कोई न कोई गलत फहमी हुई होगी। अजय भाई ऐसे इंसान नहीं है। वैसे भी वो पढ़ाई में हमेशा से टॉपर रहे हैं। जिंगशी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट काउंसिल में उनका जलवा सबने देखा है। वो तो हमारे पूरे कॉलेज के सबसे काबिल स्टूडेंट प्रेसिडेंट माने जाते हैं। मेरी तरह नहीं, जो हमेशा बीमारी का बहाना बनाकर हर सिलेक्शन से गायब रहता है और एक छोटा सा लीडर भी नहीं बन पाता। मैं कितना निकम्मा और बेकार हूँ ना। घर में एंट्री मारते ही जब मैंने उसकी यह नौटंकी सुनी तो मैंने एक जोरदार ठहाका लगाया और सीधे उसकी बजाना शुरू कर दिया। गुवे, तूने कतई 16 आने सच बात बोली। तू सच में महा निकम्मा और नंबर 1 का थका हुआ इंसान है। जिंदगी भर औरतों के पीछे छुकर मेरी चीजें चुराने के अलावा तुझे आता ही क्या है? तू एक नंबर का डरपोक और नामर्द है। मैं बिना किसी की परवाह किए सबकी खूनी नजरों को इग्नोर मारते हुए सीधा विलन गुवेई के सामने जाकर खड़ा हो गया। अजय भाई, आप यह क्या कह रहे हैं? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या शादी की पहली रात को सुचिन्ह ने आपको कोई बिजली का झटका, सदमा दे दिया? अगर आप सुचिन्ह के उस खौफनाक टॉर्चर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं तो मैं खुद सुपरिवार का दामाद बनने को तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो कि मेरी वजह से आपको यह नर्क झेलना पड़ रहा है। आप मुझे जितनी चाहें गाली दे लें, पर प्लीज मम्मी पापा और दीदी लोगों से नाराज मत होइए। उन्होंने जो किया मेरी नाजुक सेहत के लिए किया। गुवेई रोतू शक्ल बनाकर मेरे पास आया और सहानुभूति बटोरने के लिए मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश करने लगा। मैंने उसे अपनी बॉडी छूने का 1% मौका नहीं दिया। मेरा हाथ हवा में लहराया और चटाक एक करारा और साफ सुथरा तमाचा उसके गाल पर जड़ दिया। उस एक थप्पड़ ने पूरे गु परिवार के दिमाग के फ्यूज उड़ा दिए। सब अवाक रह गए। अभी वो लोग इस शौक से संभल भी नहीं पाए थे कि मैंने दूसरा हाथ भी हवा में उठाया, जैसे मैं उसे दूसरा थप्पड़ मारने जा रहा हूँ। लेकिन इस बार मैं जानबूझकर थोड़ा रुका और गुवेई अपनी जान बचाने के लिए बंदर की तरह फुर्ती से पीछे हट गया। अरे भाई, वाह रे वाह, अभी तो तुम्हारी दीदी फोन पर चिल्ला रही थी कि तुम हॉस्पिटल में आखिरी सांसें गिन रहे हो और तुम्हें मेरा खून चाहिए, और यहाँ तो तुम पीटी उषा की स्पीड से उछल कूद कर रहे हो। तुम्हारी यह फुर्ती देखकर तो नहीं लगता कि तुम यमराज के पास जाने वाले हो। तुम तो अभी सालों तक हमारा खून चूसोगे। यह सुनते ही गुवेई का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। सबके सामने अपनी नौटंकी पकड़े जाने पर उसे भयंकर बेइज्जती महसूस हुई। गुजे, तुम घर आकर यह क्या पागलपन कर रहे हो? अवेई तुम्हारा छोटा भाई है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की? बड़ी बहन गु मुयुन से अब और देखा नहीं गया तो वो शेरनी की तरह दहाड़ उठी। हा, ना तो ये मेरा भाई है और बहुत जल्द तुम भी मेरी बड़ी बहन नहीं रहोगी। मैं आज इस घर में सिर्फ एक काम से आया हूँ, तुम सब नमूनों से अपना नाता तोड़ने। मैंने जेब से कागज निकाला। यह रहा रिश्ता तोड़ने का एग्रीमेंट, डिसोनमेंट एग्रीमेंट। इस पर चुपचाप अपने दस्तखत करो और मेरा राशन कार्ड, सॉनलोड, पहचान पत्र, हाउस होल्ड रजिस्टर मुझे सौंप दो। आज के बाद ये भाई इस गटर जैसे गु परिवार में एक सेकंड भी नहीं रुकेगा। ये बातें बोलकर मेरे कलेजे
को जो ठंडक मिली उसे मैं बयां नहीं कर सकता, लेकिन उन लोगों को लग रहा था कि सुचिन्ह के टॉर्चर की वजह से मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, क्योंकि मार्केट में यही अफवाह थी कि सुचिन्ह एक नंबर की पतिमार औरत है। जो भी मर्द उसके पास जाता है जिंदा वापस नहीं आता। अब अगर मैं वहाँ से सही सलामत लौट आया था तो पक्का मेरा दिमाग सटक गया होगा। तभी बड़ी बहन गु मुयून अपनी नफरत को छुपाते हुए झूठी हमदर्दी के साथ आगे बढ़ी। गुझे, बड़ी दीदी तुम्हारा दर्द समझ सकती है। सुचिन्ह जैसे उस छोटे मॉन्स्टर की गुलामी करना, उसके पिंजरे में कैद रहना और उसकी प्रताड़ना सहना वाकई बहुत मुश्किल रहा होगा। तुम जो हमसे रिश्ता तोड़ने की बात कर रहे हो वो पक्का तुम हमारी भलाई के लिए और हमें बचाने के लिए ही कर रहे हो ना, ताकि वो मॉन्स्टर हमारे परिवार पर हमला न करे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम अवे पर हाथ उठाओ। अगर तुम्हें अपना अकेले का नाम राशन कार्ड से हटवाना है तो हम मान सकते हैं, लेकिन जिंगशी यूनिवर्सिटी के साइंस कंपटीशन का जो अवार्ड और प्राइज मनी इनाम का पैसा मिला है वो तुम्हें अवे को वापस लौटाना होगा। इसके अलावा अभी के अभी अवे के सामने 90 डिग्री झुकर नाक रगड़ते हुए माफी मांगो और रात भर हॉस्पिटल जाकर उसे अपना खून दो, वरना घर के कोड़े खाने के लिए तैयार हो जाओ। गु मुयून का यह गजब का कॉन्फिडेंस सुनकर मुझे हंसी आ गई। थू है तुम्हारी सोच पर, अबे थू है तुम पर। वो साइंस कंपटीशन का प्रोजेक्ट मैंने अपनी रातों की नींद हराम करके बनाया था और इस गुवेई का मुंह देखो, ऐसे लगता है कि अवार्ड इसका है। और सुन, मेरी चिंचिन कोई मॉन्स्टर नहीं है, वो मेरी बीवी है, मेरी जान है। आज के बाद अगर किसी ने उसके खिलाफ एक शब्द भी बोला तो मैं उसकी जुबान खींच लूंगा। इस वक्त गु परिवार के इन नमूनों को देखकर मेरा खून खौल रहा था, लेकिन मेरी अक्ल ने कहा अपुन को अभी उबलना नहीं है। इन सब से बदला लेने का प्लान मैं खुद फुर्सत में डिजाइन करूंगा। गुजे, बड़ी दीदी तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हैं, ज्यादा नखरे मत दिखाओ। बाकी सबने भी सुर में सुर मिलाया। उन्हें लगा कि मेरा दिमाग सच में पागल हो गया है। गुजे, अगर गु वेई को अभी भी मेरे शरीर का खून चाहिए था तो वो फिर से सती सावित्री बनकर बीच में कूद पड़ा। आज है भाई, कोई बात नहीं, उस रिसर्च प्रोजेक्ट का क्रेडिट आप ही रख लीजिए। मेरी जगह आप सुपरिवार में घर जमाई बनकर दुख झेल रहे हैं। मुझे आपसे अवार्ड के लिए नहीं लड़ना चाहिए था। आई एम सॉरी। यह ग्रीन टी भाई बोलते बोलते मगरमच्छ के आंसू बहाने लगा, मानो वो कितना बड़ा दानी है जो सब कुछ कुर्बान कर रहा है और मैं कितना छोटा और मतलबी इंसान हूँ। गुजे, शुरुआत में तुमने खुद पूरे परिवार के सामने अवेई की जगह सुपरिवार जाने की कसम खाई थी। अवेई तो उस वक्त बीमार था, उसे इस बातचीत का पता भी नहीं था। तुम अपनी भड़ास उस पर निकाल रहे हो और उसका अवार्ड पैसा हड़पना चाहते हो। कितने बेशरम हो तुम। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए हमारे परम पूजनीय पिताजी फादर प्रकट हुए, जिनकी आंखों से मेरे लिए अंगारे बरस रहे थे। मैंने देखा कि असली विलेन जिसके पास राशन कार्ड की चाबी थी आ चुका है, तो मैंने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, बेशर्मी के मामले में तो पिताजी मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहूंगा प्रणाम, बेशर्मी के दादाजी। खैर, अब ये नौटंकी बंद करो बूढ़े आदमी, मेरा टाइम बहुत कीमती है। मुझे घर जाकर अपनी बीवी के लिए सूप बनाना है ताकि उसकी सेहत ठीक रहे। अगर लेट हो गया तो संभाल पाओगे। मुझे अब इस गु परिवार पर रति भर भी सब्र नहीं था। आजे, तेरा बाप कोई गैर काट की बात नहीं कर रहा। तुझे अपना नाम राशन कार्ड से हटाना है तो ले जा, लेकिन अवेई की चीजें वापस कर। मुझे लियू रुयान ने बताया कि साइंस कंपटीशन के 20,000 रुपए तेरे अकाउंट में आ चुके हैं। माना कि हमारे गु परिवार के लिए 20,000 रुपए चिल्लर के बराबर हैं, लेकिन वो तेरे भाई के हक हैं, उसे वापस दे। पिताजी ने हमेशा की तरह अपनी कड़कती हुई सौतेली ममता दिखा दी। वो 20,000 रुपये मैं कब का उड़ा चुका हूँ। वो मेरी मेहनत की कमाई थी। तुम लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं है। तुमने जिंदगी भर मेरे हक के जाने कितने अवार्ड्स चुराए हैं, पर अब ये भाई तुम्हारी गुलामी नहीं करेगा। अगर सीधे 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 मेरा राशन कार्ड नहीं दोगे तो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मो दा मोएर बाहर आओ रे। दरअसल मुझे अच्छे से पता था कि सुचिन्ह मुझे इतनी आसानी से अकेले नहीं छोड़ेगी। उसके बॉडीगार्ड्स आसपास ही मंडरा रहे होंगे, लेकिन बाहर खड़े दोनों बॉडीगार्ड्स टस से मस नहीं हुए, मानो वो मेरे नौकर न हो। मुझे समझ आ गया कि अभी इन दोनों भाइयों को ऑर्डर देने की मेरी औकात नहीं है, तो मैंने जानबूझकर एक आलसी अंगड़ाई ली और जोर से बड़बड़ाया, सुचिन्ह मालकिन की सेवा करते करते आजकल मेरी कमर में ऐसा भयंकर दर्द रहता है कि पैर कांपते हैं। अगर आज यहाँ कुछ लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो आज रात को बेड पर मुझे थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। जाकर मालकिन के कान में कुछ मंत्र तकिया कलाम फूंकने पड़ेंगे। यह सुनना था कि मोदा और मोएर बिजली की फुर्ती से गु परिवार के लिविंग रूम में प्रकट हो गए। दामाद जी, क्या हुक्म है? इस पूरे कबाड़ खाने को तोड़ दो, एक दिन का भी सलामत नहीं बचना चाहिए। मेरा ऑर्डर मिलते ही दोनों बॉडीगार्ड्स ने अपनी भौहें चढ़ाई, पास में रखा एक कीमती फूलदान उठाया और धड़ाम फर्श पर दे मारा। यह धमाका मेरे और गु परिवार के बीच का दी एंड का म्यूजिक था। गुजे, तेरी यह हिम्मत, रुक जा, तू कहाँ जा रहा है? पिताजी ने घर का मुखिया होने के नाते रौब झाड़ते हुए उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन अब वो बूढ़े हो चुके थे। मोदा ने बस हल्के से अपना हाथ हिलाया और पिताजी संतुलन खोकर पीछे सोफे पर जा गिरे। मेरे नीचे आने से पहले इस रिश्ता तोड़ने के कागज पर साइन हो जाने चाहिए, वरना अगली बारी ऊपर
ऊपर की दूसरी मंजिल की है, पूरा मलबे में बदल दूंगा। मैं सीढ़ियों पर खड़ा होकर चिल्लाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। मैं एक एक करके आलीशान कमरों के पास से गुजरा और आखिरकार मेरी नजर एक कोने में बनी कबाड़ जैसी स्टोर रूम पर पड़ी। हाँ, यही मेरा कमरा था, बदसूरत, धूल से भरा, और जहाँ सोने के लिए एक ढंग का बेड तक नहीं था, सिर्फ एक पुराना फेंका हुआ गद्दा था। गु परिवार मेरे लिए इतना कंजूस था कि हमेशा लड़कों को तंगी में पालना चाहिए का बहाना बनाकर मेरी सुख सुविधाएं छीन लेता था। खैर, अच्छा था कि मेरे पास सामान ज्यादा नहीं था। मैंने एक सूटकेस में अपनी कुछ चीजें ठूंस दी और उसे घसीटते हुए नीचे आ गया। अजय भाई, क्या आप सच में हमारा घर छोड़कर जा रहे हैं? प्लीज भावुक मत होइए। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। इस घर को छोड़ने की जरूरत आपको नहीं है। मैं खुद सुपरिवार में घर जमाई बनने चला जाता हूँ। आप वापस। गुवे फिर से नौटंकी करने पास आया। मैंने उसे एक पल का भी मौका नहीं दिया। मेरा हाथ हवा में लहराया और चटाक, इस बार उसके दूसरे दाहिने गाल पर एक करारा और साफ सुथरा तमाचा जड़ दिया। अब दोनों गालों का हिसाब बराबर हो गया था। गुवे, सुचिन्ह अब मेरी अधिकृत बीवी बन चुकी है। तू यहाँ अपनी ये नकली शक्ल लेकर मुझसे रिश्ता जोड़ने की कोशिश मत कर, वरना हड्डियां तोड़ दूंगा। इतना कहकर मैंने सीधे हाथ बढ़ाया और गु वेई का गला दबोच लिया। फुल विलेन वाइब्स, बॉस। फिर मैंने आंखें उठाकर पिताजी की तरफ देखा। क्यों बूढ़े आदमी, रिश्ता तोड़ने के कागज पर दस्तखत हुए या नहीं? अगर अब भी पेन नहीं चलाया तो तुम्हारे इस चहेते नाजुक से बेटे की गर्दन का क्या होगा मैं नहीं जानता। मैंने सीधे धमकी दे दी। अब जाकर पिताजी का सारा घमंड हवा हुआ। उन्होंने गुस्से में तिलमिलाते हुए कागज पर साइन किए और राशन कार्ड के साथ वो डॉक्यूमेंट मेरी तरफ फेंक दिया। जाते जाते वो अपनी भड़ास निकालना नहीं भूले। गुजे, तू एक नंबर का कपू है। अगर जाना है तो दफा हो जा। याद रखना, कल को जब सुचिन्ह तुझे लात मारकर घर से निकाल देगी तो रोते हुए इस घर के दरवाजे पर मत आना। हम तुझे पनाह नहीं देंगे। मैंने राशन कार्ड और एग्रीमेंट हाथ में लिया और एक विक्ट्री वाली स्माइल दी। चिंता मत करो बुढ़ू, कल को तुम सब घुटनों के बल बैठकर भी भीख मांगोगे ना, तो भी यह भाई इस चोर बाजार गटर में पैर नहीं रखेगा। ये कहकर मैं शान से वहाँ से निकल गया। जैसे ही मैं मेन गेट पर पहुंचा, मैंने पीछे मुड़कर पूरे गु परिवार को अपनी मिडिल फिंगर्स दिखाई और विदा ली। पीछे लिविंग रूम में पिताजी ने गुस्से में पूरी टेबल पलट दी। कमीना लड़का, मेरे सामने खड़े होकर खुद को बाप बोलता है। अभी मैं जिंदा हूँ। इस वक्त वो मेरे खून के प्यासे हो चुके थे। उनका ईगो पूरी तरह हर्ट हो चुका था कि एक सीधा साधा लड़का सुपरिवार के दम पर उनके पूरे वजूद को हिला गया। उन्हें लगा कि बिना सुपरिवार के मेरी औकात एक कौड़ी की भी नहीं है। मुयुन, मुझे याद है कि गुजे कॉलेज में फाइनेंस की पढ़ाई कर रहा है और सेकंड ईयर में उसका इंटर्नशिप का टाइम आने वाला है। मार्केट में खबर फैला, पूरी इंडस्ट्री में कोई भी गुजे को इंटर्नशिप की नौकरी नहीं देगा। उसे एक कड़ा सबक मिलना चाहिए ताकि उसे समझ आए कि इस गु परिवार का असली राजा कौन है। बड़ी बहन गु मुयुन ने सिर हिलाया। जी पिताजी, अगर घर वाले इसे नहीं सुधार पाए तो अब ये समाज इसे लाते मार मार कर सुधारेगा। हम बस इस बात का इंतजार करेंगे कि कब ये रोता हुआ हमारे पैरों में आकर नाक रगड़ेगा। उधर मैंने अपना सामान गाड़ी में सेट किया और मोदामो एयर की कड़ी निगरानी में खुद गाड़ी चलाकर जिंगश यूनिवर्सिटी पहुंच गया। तभी अचानक मेरी जेब में रखे फोन की घंटी बजी। देखा तो मेरे लंगोटिया यार सॉन्ग जाई का नाम चमक रहा था। फोन उठाते ही वो पागलों की तरह चिल्लाया, जे भाई, अगर तूने थोड़ी देर और अपना फोन बंद रखा होता ना तो मुझे पक्का शक हो जाता कि उस लियू रुयान ने तुझे किडनैप करके म्यांमार भेज दिया है और वहाँ कोई डॉक्टर तुम्हारी किडनी निकालने के लिए हाथ में चाकू लिए खड़ा है। खैर, तेरा बाप यानी मैं तुझे यूनिवर्सिटी का सबसे ताजा और गर्मा गर्म गॉसिप सुनाने के लिए लाइव आ चुका है। सुन भाई, तूने जो सीनियर ली हाउ के PhD वाले एक्सपेरिमेंट का सामान तोड़ा था ना, उसका अनाउंसमेंट पूरे कॉलेज के लाउडस्पीकर पर हो चुका है। कॉलेज मैनेजमेंट तुझे सीधा लात मारकर बाहर निकालने रेस्ट्रिकेट की तैयारी में है। कुछ सोचा है कि इस मुसीबत से कैसे बचेगा? सोंगजी की यह चिल्लाने वाली आवाज सुनकर मैं एक पल के लिए हैरान हुआ, पर फिर मुझे सब याद आ गया। बेटा, मैं जानता हूँ कि तू मेरी बहुत चिंता करता है, पर टेंशन मत ले। वो सीनियर ली हाउ का एक्सपेरिमेंट मैंने नहीं बल्कि हमारी प्यारी बहन गु सियन्यून ने तोड़ा था। मैं फालतू में उसके पापों का घड़ा अपने सिर पर नहीं लूंगा। जिसने रायता फैलाया है वही साफ करेगा। यह सुनते ही सोंगजी खुशी से उछल पड़ा। उसे यकीन नहीं हो रहा था। ओ भाई साहब, सूरज किधर से निकला है आज? हमारे स्टूडेंट प्रेसिडेंट गुजे का दिमाग आखिरकार ठिकाने आ ही गया। हाँ भाई, बिल्कुल ठिकाने आ गया। अच्छा ये बता, तेरे पास कोई साइड बिजनेस या पैसा कमाने का बढ़िया जुगाड़ है क्या? कॉलेज में कोई नया कंपटीशन होने वाला है? कंपटीशन तो है भाई, पर तू अभी अभी साइंस कंपटीशन का गोल्ड मेडल जीतकर 20,000 रुपए डकार चुका है ना। उतने में तो मेरा साल भर का खर्चा निकल जाता। कहीं तूने वो सारे पैसे फिर से लियू रुयान को वो महंगा वाला ब्रांडेड पर्स दिलाने में तो नहीं उड़ा दिए? सोंगजी का दिल फिर से बैठ गया। वो मुझे सुधरने की भीख मांगते हुए बोला, भाई होश में आ जा। लियू रुयान के पास तेरे जैसे लाइन लगाकर खड़े होने वाले भक्तों सिम्स की कमी नहीं है। मैंने कल ही उसे कॉलेज के बाहर किसी दूसरे लौंडे के साथ हाथ में हाथ डाले घूमते देखा था। लियू रुयान का नाम सुनते ही मेरी आंखें ठंडी हो गईं। वो लियू रुयान इस वक्त कॉलेज में कहाँ है? मैंने गुस्से में दांत भींचे। जे भाई, तू उस शातिर लड़की का मुकाबला नहीं कर पाएगा
पाएगा। मान जा भाई, विथड्रॉ कर ले। दुनिया में लड़कियों की कमी नहीं है, तू जो बोलेगा तेरा ये भाई बाप सेट करवा देगा। सोंगजी मुझे कसम देने लगा, मुझे बाहर किसी लड़की को ढूंढने की जरूरत नहीं है भाई, मेरी शादी हो चुकी है। क्या तेरी शादी हो गई? किससे? कहीं तेरे घर के उन कबाड़ियों ने तुझे फिर से किसी बिजनेस डील में तो नहीं बेच दिया? नहीं भाई, इस बार सौदा नहीं हुआ, अपुन खुद अपनी मर्जी से शहीद हुआ है। मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है कि उसके सामने वो लियू रुयान पानी कम चाय लगे। और रही बात पैसे की, तो वो इस देश की सबसे अमीर औरत अरबपति है। मैंने बड़े आराम से कॉलर ऊंची करते हुए कहा, लेकिन सोंगजी ने उधर से अपना सिर पीट लिया। उसे लगा कि मैं सदमे में किसी ख्याली परी को अपनी बीवी मान बैठा हूँ। बस कर मेरे भाई, इतनी लंबी लंबी मत फेंक, तुम्हारी औकात मुझे अच्छे से पता है। वैसे तुम इतने दिनों से गायब कहाँ थे? दिमाग का कोई नट बोल्ट ढीला हो गया है क्या? मुझे खुद तुम्हें किसी अच्छे पागलों के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। मुझे समझ आ गया कि फोन पर इसे पूरी बात समझाना नामुमकिन है, तो मैंने बात घुमाते हुए कहा, चल बेटा, तेरा बाप गाड़ी लेकर तुझे पिक करने आ रहा है। आज तुझे ऐसी सैर कराऊंगा और ऐसा शाही खाना खिलाऊंगा कि याद रखेगा। ठीक है अब्बा जान, मैं कॉलेज के गेट पर ही आपका इंतजार कर रहा हूँ। कुछ ही देर बाद मैं अपनी चमचमाती हुई सुपर कार लेकर कॉलेज के मेन गेट पर पहुँच गया। गाड़ी का लुक इतना कातिल था कि पूरे कॉलेज के स्टूडेंट्स वहीं रुककर आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। ओ भाई साहब, लुक एट दैट! कॉलेज में बुगाटी ला वचुर नोयर ब्लैक नाइट लेकर आया है बे। ओ तेरी, मेरी आंखें, मेरा कलेजा। भाई, ये पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही पीस बनी है। इसकी ऑफिशियल कीमत कम से कम 130 करोड़ रुपए है। भाई साहब, मानना पड़ेगा, हमारे कॉलेज में छुपा रुस्तमों की कमी नहीं है। तभी वहाँ से हमारी कॉलेज क्वीन लियू रुयान अपनी शॉपिंग करके लौट रही थी। इस आलीशान सुपरकार को देखकर उसकी आंखें भी चौंधिया गईं। वो अपनी सैंडल खटखटाती हुई गाड़ी के पास आने लगी। उसके दिमाग में तुरंत लालच का मीटर चालू हो गया। अगर अंदर कोई टॉप क्लास का रईस शहजादा बैठा है तो सेटिंग करने में क्या बुराई है? वैसे भी मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ, क्या पता ये रईस ज़्यादा सिर्फ मुझसे मिलने ही यहाँ आया हो। ये सोचकर लियू रुयान ने बड़े नखरे से अपनी फ्रॉक के कोने को ठीक किया और अपनी बेस्ट स्माइल चेहरे पर सेट कर ली। ठीक उसी पल मैंने कार का शीशा नीचे किया और चिल्लाया, बेटा जल्दी अंदर आ, गाड़ी में बैठ। शीशा नीचे होते ही सोंगजी का दिमाग पूरी तरह ब्लास्ट हो गया। यह जानी पहचानी आवाज, इस करोड़ों की सुपरकार के अंदर बैठा यह कातिल रईस ज़्यादा, क्या यह सच में उसका जे भाई था? नहीं, यह तो बिल्कुल इम्पॉसिबल है। क्या जे भाई ने सच में किसी अरबपति लेडी डॉन से शादी कर ली? क्या वो किसी अमीर बुढ़िया का शौकीन बन गया है? पर मैंने सुना है कि ऐसी अमीर औरतें दिखने में कतई खतरनाक होती हैं और उनका वजन भी भारी भरकम होता है। मेरा ये सूखा हुआ भाई सूखी लकड़ी जैसा उस लेडी डॉन का वजन कैसे झेल पा रहा होगा? तभी सोंगजी होश में आया और चिल्लाया, अरे अब्बा जान, मैं आया। और वो फुर्ती से कार में बैठ गया। इधर पास में खड़ी लियू रुयान को मेरी आवाज थोड़ी जानी पहचानी तो लगी, पर वो यकीन नहीं कर पा रही थी कि यह मैं हूँ, क्योंकि पिछले जन्म का वो छपरी टपोरी शमाटे लुक मैं पूरी तरह बदल चुका था और अब बिल्कुल एक हैंडसम हीरो लग रहा था। एक्सक्यूज मी सर, आप मुझे थोड़े जाने पहचाने लग रहे हैं, क्या हम पहले कहीं मिल चुके हैं? लियू रुयान ने चेहरे पर अपनी वो पेटेंट वाली सती सावित्री जैसी मासूम मुस्कान बिखेरी। ये देखकर मैंने बस एक ठंडी और हिकारत भरी हंसी हंसी। हाँ, पहली नजर में देखने पर तुम थोड़ी जानी पहचानी तो लग रही हो। वैसे मिस, तुम्हारा रेट क्या है? तुम एक रात का कितना लेती हो? मेरी आवाज काफी बुलंद थी, इसलिए आसपास खड़े दर्जनों स्टूडेंट्स ने इस बात को साफ साफ सुन लिया। बस फिर क्या था, कॉलेज की पवित्र देवी का 2 सेकंड में पोपट हो गया। लोगों ने तुरंत अपने फोन निकाले और कॉलेज क्वीन बनी कॉल गर्ल के टाइटल के साथ कॉलेज के ऑनलाइन फोरम टाइप पर एचडी फोटोज के साथ पोस्ट डालना शुरू कर दिया। लियू रुयान का चेहरा एक झटके में ऐसे सफेद पड़ गया जैसे उसका सारा खून किसी ने चूस लिया हो। उसका ईगो हर्ट हो चुका था, लेकिन कार की कीमत देखकर वो गुस्सा भी नहीं कर पा रही थी। उसने नकली हंसी हंसते हुए कहा, सर आप तो बड़े मजाकिया हैं। मैंने कार के हैंडल पर अपना हाथ रखा और उसे एक आखिरी हिकारत भरी नजर से देखा। ओह, तो तुम वो रेड लाइट एरिया वाली सस्ती लड़की नहीं हो? अच्छा, तो तुम किसी बड़े 5 स्टार होटल क्लब की हाई फाई एस्कॉर्ट प्रिंसेस होगी। इतना बोलकर मैंने उसे कोई भाव नहीं दिया और सीधे कार का शीशा ऊपर चढ़ा लिया। लियू रुयान को वहीं बीच रास्ते पर जिंदा लाश बनाकर छोड़ दिया गया, जबकि आसपास के लोग उसकी इस लालची और बेइज्जती वाली शक्ल को देखकर हंस रहे थे और कानाफूसी कर रहे थे। इधर कार के अंदर बैठा सोंगजी तो सदमे के मारे स्टैच्यू बन चुका था, जैसे उसके सिर पर बिजली गिर गई हो। ओ भाई, जय भाई, सिर्फ कुछ दिनों के अंदर तूने न सिर्फ अपना पूरा हुलिया बदल लिया, बल्कि तूने पैसे के लिए अपना ईमान और अपना शरीर भी बेच दिया। जरा मुझे देखने दे, तुम्हारी दोनों किडनियां अपनी जगह पर सलामत है ना? पर जब उसने मेरा नया हुलिया देखा तो वो अवाक रह गया। पर मानना पड़ेगा भाई, तूने वो छपरी वाले कपड़े क्या छोड़े, तू तो कतई बॉलीवुड का हीरो लग रहा है। साला, अपनी हार देखना इतना दुख नहीं देता जितना अपने जिगरी दोस्त की ये तरक्की देखकर कलेजा जल रहा है। पर भाई सच बता, तूने पैसों के लिए किसी अमीर बुढ़िया के सामने सरेंडर कर दिया ना? सोंगजी रोने वाली शक्ल बनाकर मेरी पैंट की बेल्ट खींचकर चेक करने
करने लगा कि कहीं अंदर कोई चोट के निशान तो नहीं है। अरे ओ भाई शांत हो जा, मैं एक मैच्योर एडल्ट हूँ और ये एक नॉर्मल लव मैरिज है। मैंने कार को एक खाली जगह पर पार्क किया और सोंगजी को पूरी कहानी समझाने ही वाला था कि धड़ाक, अचानक कार का दरवाजा बाहर से किसी ने खींचकर खोल दिया। एक बड़ा सा मजबूत हाथ अंदर आया। उसने सोंगजी की कॉलर को पीछे से पकड़ा और उसे किसी मरे हुए मुर्गे की तरह कार से बाहर फेंक दिया। अगले ही पल एक बेहद कातिलाना, हॉट और डरावनी वाइब्स वाली खूबसूरत फिगर, हमारी पजेसिव बीवी सुचिन, दबंगई से कार के अंदर आकर बैठ गई। बेचारा सोंगजी बाहर जमीन पर ऐसे पड़ा था जैसे किसी ने चूजे को लात मार दी हो। जय भाई तू डटे रहना, हार मत मानना। उफ, सोंगजी चिल्लाने की कोशिश कर रहा था पर बाहर खड़े मोदा ने तुरंत उसका मुंह दबोच लिया। सोंगजी ने अपनी आंखें घुमाकर देखा। पूरी बुगाटी कार को काले कपड़ों वाले खूंखार बॉडीगार्ड्स ने घेर रखा था। वहाँ का माहौल इतना डरावना और भारी था कि सोंगजी के पैर कांपने लगे और उसकी पैंट गीली होते होते बची। इस वक्त सोंगजी की आंखों में घोर निराशा थी, मानो वो कह रहा हो, हे भगवान, जय भाई, तूने इस बार किस खतरनाक माफिया लेडी से पंगा ले लिया है रे। सोंगजी को बाहर फेंकने के बाद सुचिन ने गाड़ी में आकर बैठी और उसने बिना एक पल गंवाए बड़ी दबंगई से मुझे नीचे ड्राइविंग सीट पर दबोच लिया। एक तो वो वैसे ही इतनी खूबसूरत थी कि उसकी कातिल शक्ल देखकर मेरे होश उड़ गए। आ जाए, तुम्हारी बॉडी में यह जो हलचल हो रही है ये उस लड़के की वजह से है या फिर अभी अभी तुम उस ल्यू रुयान से मिलकर आ रहे हो इसीलिए? सुचिन पूरी की पूरी मेरे ऊपर आ चुकी थी जिससे मेरी सांसें अटक गईं। मैं भी अभी नया शिनजीजू खुला था, मतलब रीबर्थ के बाद पहली बार ये सब झेल रहा था, तो मेरे बदन में भी आग लगनी शुरू हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने हाथ पैर कहाँ रखूं। थोड़ी घबराहट भी हो रही थी। सुचिन, मेरी जान, मेरी बेबी, तुम गलत समझ रही हो। जैसा दिख रहा है वैसा कुछ नहीं है। मैंने खुद को काबू में रखते हुए उसे पूरी बात समझाई और सोंगजी का बायोडाटा भी दे दिया कि वो सिर्फ मेरा जिगरी दोस्त है। ओह, ऐसा क्या? सुचिन ने थोड़ी देर के लिए रुकी पर उसकी आंखों में जो खूंखार और पजेसिव लुक था वो और गहरा हो गया। उसने मुझे ड्राइविंग सीट पर पूरी तरह पटक दिया। लेकिन तुम उससे मिलने तो आए थे ना? इस बार उसने मुझे संभलने का एक सेकंड का भी मौका नहीं दिया। उसके रसीले लाल होंठ सीधे मेरे होठों से टकराए और उसने बड़ी बेरहमी और दीवानगी से मुझे किस करना शुरू कर दिया। मैंने तुरंत उसकी पतली कमर को पकड़ा और बड़ी मुश्किल से अपना मुंह थोड़ा साइड में किया ताकि उसकी इस धाकड़ बैटिंग को रोक सकूं और उसके हमलों को रोक सकूं। मानना पड़ेगा भाई, सुचिन का स्वाद इतना नशीला था कि मेरा खुद का इंजन भी फेल होने वाला था और मैं होश खोने लगा था। रुको सुचिन, मेरी बेबी, शांत हो जाओ। चलो हम घर चलते हैं। मैं तुम्हें अपना सब कुछ सौंपने को तैयार हूँ, बस तुम। मैं उसे इसलिए शांत कर रहा था क्योंकि उसकी हालत बिल्कुल नॉर्मल नहीं लग रही थी। उसका चेहरा एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुका था और उसकी वो रहस्यमयी आंखें एकदम सूनी, ब्लैंक थीं, जैसे वो किसी हिप्नोटाइज्ड स्टेट में मुझे घूर रही हो। असल में सुचिन को बहुत गंभीर बाइपोलर एंजाइटी डिसऑर्डर की बीमारी थी और जब उसका यह दौरा पड़ता था तो वो बेहद हिंसक और खतरनाक हो जाती थी। आजे, तुम सिर्फ मेरे हो। आजे, तुम फिर से गंदे बच्चे बन रहे हो ना? क्या मुझे तुम्हें जंजीरों से बांधना पड़ेगा या फिर तुम्हें सुई धागे से खुद के साथ ही सिल दूं? तभी तुम पूरी तरह मेरे बनोगे ना? इतना बोलते ही सुचिन अचानक मुझ पर झपटी और सीधे मेरी गर्दन पर अपनी बत्तीसी गड़ा दी। वैम्पायर किस। अब मैं उसे इस तरह हुद्द दंग मचाने और मेरा भुर्ता बनाने की इजाजत तो नहीं दे सकता था। इस नाजुक पल में मैंने अपनी जान बचाने के लिए धीरे धीरे सुचिन की पीठ को सहलाना और अपनी इस गरम मिजाज बीवी को मक्खन लगाना शुरू किया। बीवी, मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ। मेरी चिन चिन स्वीटी जो भी मांगेगी मैं वो सब देने को तैयार हूँ, पर शर्त ये है कि तुम्हें अच्छे बच्चों की तरह मेरी बात माननी होगी, ठीक है? मैं उसे ऐसे फुसला रहा था जैसे किसी छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दिखाई जाती है ताकि किसी तरह उसका यह हल्क वाला पागलपन शांत हो सके। चूंकि मैं उससे सच में प्यार करने लगा था इसीलिए मैं उसकी इस बीमारी वाली हालत का गलत फायदा नहीं उठाना चाहता था। भले ही उसने मेरे अंदर ऐसी चिंगारी सुलगती छोड़ दी थी कि मेरी खुद की अक्ल घास चरने चली गई थी और दिल का इंजन धक धक करने लगा था। मेरी प्यार भरी बातें सुनकर सुचिन ने अपना सिर टेढ़ा किया और 2 सेकंड के लिए अपने चार्जर को रिब्यूट किया। अगले ही पल उसने फिर से मेरे होठों का कबाड़ा करना यानी चूमना शुरू कर दिया, लेकिन इस बार उसकी दीवानगी में थोड़ी नरमी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्ली की तरह म्याऊं करते हुए बड़बड़ाई, आज मैं तुम्हारी हर बात मानूंगी, बस प्लीज मुझसे डरना मत और मुझे छोड़-छाड़ कर मत भागना। हाँ मेरी जान, मैं बिल्कुल नहीं डरता। ये आज जिंदगी भर सिर्फ तुम्हारी जंजीरों में बंधने के लिए रेडी है। इधर कार के बाहर खड मोदा ने देखा कि कार किसी डांसिंग कार की तरह एक खास रिदम में ऊपर नीचे हिल रही है। उसने तुरंत समझदारी दिखाई और हाथ हिलाकर बाकी सारे बॉडीगार्ड्स को वहां से रफू चक्कर कर दिया। खुद उसने सोंगजी को एक कॉलर से ऐसे उठाया जैसे कोई गीला कपट डरता हो और पास के एक पेडलर एच के नीचे ले जाकर खड़े डरदा कर दिया ताकि अंदर चल रहे लाइव शो में कोई खलल न पड़ रहे। उसी समय लियू रुयान और उसकी सहेली यू कियान शॉपिंग का झोला टांगे हॉस्टल लौट रही थीं, पर जब उन्होंने सुना कि वो करोद्धो की बुगाटी अभी भी कॉलेज के गेट पर ही चका जाम की खड्डी है तो वो दोनों अमीर दामाद फंसाने के इरादे से मटकती हुई गाड़ी की तरफ आ गईं। जब दोनों गाड़ी के पास पहुंची तो
लियू रुयान ने कार का शीशा ऐसे खटखटाया जैसे अपनी सगी बुआ का दरवाजा हो। एक्सक्यूज मी सर, क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? दरअसल कार के शीशे इतने जेड ब्लैक थे कि बाहर से अंदर का नजारा ऐसा था जैसे अंधेरी रात में काला कौवा। जैसे ही लियू रुयान की वो मीठी छुरी जैसी आवाज मेरे कानों में पड़ी तो मैं झटके से होश में आ गया। मेरी रीढ़ की हड्डी में ऐसा करंट दौड़ा कि लगा 440 वोल्ट का झटका लगा हो। पिछले जन्म की नफरत और गुस्सा इस कदर भड़का कि मन किया कि अभी बाहर निकलकर उसकी बोटी बोटी काट दूं। जैसे ही सुचिन्ह को एहसास हुआ कि मेरा शरीर एकदम लकद्दी की तरह अकद्दाच गया है, उसने तुरंत साइड में पड्डी अपनी चमड्डे की बेल्ट उठाई और बड्डे सलीके से मेरे हाथ पैर ऐसे बांध दिए जैसे कोई डाकू बैंक लूटने के बाद मैनेजर को बांधता है। मैं झटके से छटपटाने लगा। चिन बेबी, तुम ये क्या कर रही हो? प्लीज गुस्सा थूक दो। गुस्सा शैतान का काम होता है और अपूर्ण इंसान है। तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरी 1 सेकंड की लापरवाही ने सुचिन्ह को फिर से खली मोड़ में डाल दिया था। ऊपर से लियू रुयान ठीक खिड़की के बाहर मुंह उठाए खड़ी थी। भाई साहब, ये सिचुएशन इतनी थ्रिलर थी कि इसके सामने सस्पेंस फिल्में भी पानी भरे और सुचिन्ह जैसी क्रेजी लवर को तो ऐसी ही डरावनी चीजों में मजा आता था। मुझे बांधने के बाद सुचिन्ह का हाथ कार के शीशे वाले बटन पर गया। आजे, तुम फिर से मुझसे झूठ बोल रहे थे ना? तुम यहीं रुककर इस लियू रुयान से नैन मटका करने का इंतजार कर रहे थे। देखो, वो आ गई। क्या तुम में इतनी हिम्मत है कि गाड़ी का दरवाजा खोलो और उसे अपनी यह बंधी हुई हालत दिखाओ? आज मैंने कहा था ना कि मुझसे चालाकी करने की भारी पेनल्टी लगती है। तुम कभी सुधरोगे नहीं। तो चलो अब सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। उधर बाहर खड़ी लियू रुयान को थोड़ा अजीब लग रहा था कि अंदर से कोई हेलो हाय क्यों नहीं आ रहा। क्या इस अमीर लौंडे ने मुझे भाव नहीं दिया? इम्पॉसिबल, मैं कॉलेज की सबसे हॉट अप्सरा हूँ। तभी कार का शीशा अचानक सिर्फ 2 सेंटीमीटर नीचे खिसका, जिससे अंदर का थोड़ा सा नजारा और फुसफुसाने की आवाजें बाहर आने लगी। उफ, चिन बेबी, प्लीज अब और चटनी मत बनाओ मेरी। मैं सुचिन्ह के नीचे बोरी की तरह दबा हुआ था और मेरा मुंह खिड़की की तरफ नहीं था, इसलिए मुझे पता ही नहीं चला कि खिड़की थोड़ी सी खुल चुकी है। इधर सुचिन्ह मेरी गर्दन पर पागलों की तरह किसकिए जा रही थी और मेरे बदन पर अपने दांतों और होठों से ऐसे निशान छाप रही थी जैसे कोई अपनी नई भैंस पर मुहर लगाता है ताकि दुनिया को पता चल जाए कि यह माल पूरी तरह बुक हो चुका है। बताओ, हमारा क्या रिश्ता है? सुचिन्ह ने चबाते हुए पूछा। हम पति पत्नी हैं। तुम मेरी मालिक हो, मेरी बीवी हो, मेरी जान हो। अब प्लीज ये सब बंद करो ना। चलो घर चलते हैं। हालांकि मुझे बाहर खड़ी लियू रुयान से बदला लेना था, पर इस वक्त मुझे अपनी बीवी की दिमागी बत्ती की ज्यादा फिक्र थी। उसे पहले घर ले जाकर संभालना जरूरी था। लियू रुयान का हिसाब तो मैं बाद में फुर्सत में डायरी में लाल स्याही से करूंगा। बाहर से लियू रुयान की आवाज फिर आई। सर, आप अंदर हैं? मैं लियू रुयान हूँ। हम अभी मिले थे। आपकी आवाज थोड़ी भारी लग रही है। क्या आपको सर्दी खांसी हो गई है? मेरे हॉस्टल के कमरे में सर्दी की बहुत अच्छी विक्स और दवाइयाँ हैं। अगर आपकी तबीयत ज्यादा खराब है तो आप मेरे रूम में चल सकते हैं। मैं आपकी ऐसी सेवा करूंगी कि आप सुबह तक चंगे हो जाओगे। लियू रुयान बाहर खड़ी मासूमियत का ऐसा ढोंग कर रही थी जैसे वो कोई नर्स हो। उसे रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि अंदर क्या रासलीला चल रही है। जैसे ही मैंने लियू रुयान का वो घटिया रूम ऑफर सुना, मेरा दिमाग सटक गया। मैंने अपनी कोहनी बढ़ाई और कार के बटन को पूरा नीचे दबा दिया। शीशा पूरा नीचे गिर गया। अब बाहर खड़ी लियू रुयान को अंदर का पूरा नजारा साफ साफ दिखने लगा। ऊपर बैठी साक्षात अप्सरा जैसी दिखने वाली अरबपति सुचिन्ह और नीचे बेल्ट से बंधा हुआ मेरा कड्डक और मस्कुलर बॉडी वाला लुक। तू कौन है रे? और तेरी ये थूथन जैसी शक्ल जो दूसरों के टुकड़ों पर पलने के लिए तैयार बैठी है। तेरी जैसी घटिया लड़की को अगर कचरे के डिब्बे में भी डाल दिया जाए तो तू वहाँ भी सबसे बदबूदार कचरा ही कहलाएगी। अपनी इस सड्डी हुई औकात को लेकर मेरे पति के सामने से 9-2-11 हो जा, वरना तेरी ये बकवास करने वाली जुबान हमेशा के लिए लॉक कर दूंगी। सुचिन्ह ने बड्डी हिकारत से अपनी गर्दन घुमाई और खिड़की से बाहर लियू रुयान को देखते हुए ऐसी ठंडी और तीखी आवाज में कहा कि सामने वाले की पेंट ढीली हो जाए। इंसान होकर देवताओं जैसी सोच रखना, जमीन पर पैदा होकर आसमान में उड़ने का ख्वाब देखना बंद करो ये बकवास। मैंने बिना कोई रहम दिखाए सीधे लियू रुयान पर तंज कसा और उसे कबाड़च के भाव नीचा दिखा दिया। यह देखकर सुचिन्ह एक पल के लिए हैरान रह गई। उसे लगा कि मैं शायद उसके सामने कोई नाटक कर रहा हूँ, लेकिन मेरे इस तीखे अंदाज ने उसके दिल को बड़ी तसल्ली दी थी। तभी लियू रुयान के पीछे खड्डी उसकी चमची सहेली यू कियान अपनी टांग अड्डाते हुए चिल्लाई, अरे ओए, तुझे क्या लगता है तेरे पास 2-4 बदबूदार पैसे क्या आ गए? तू दूसरों की इज्जत को पैरों तले रौंद देगा? तुम्हारी जुबान बहुत चल रही है, संभल कर रहे। हमारी रुयान का सबसे दीवाना आशिक गुजे अगर यहाँ आ गया ना तो वो अपनी जान पर खेलकर तुझे मार मार कर तेरी बतीसी तोड़ देगा। कियान, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? चुप रहो। लियू रुयान ने तुरंत यू कियान को डांट कर चुप कराया। फिर उसने गाड़ी के अंदर बड़ी प्यार भरी और कातिल नजरों से देखा और बोली, आई एम सॉरी सर, मुझे उस डरपोक और निकम्मे गुजे का नाम आपके सामने नहीं लेना चाहिए था। उसकी क्या औकात? वो तो आपके जूतों की धूल के बराबर भी नहीं है। हमारी रुयान तो इतनी पवित्र, दयालु और पढ़ाई में अव्वल है कि उसे सिर्फ कोई हैंडसम करोड़पति ही डिजर्व करता है। कियान, तुम
तुम गुजे के बारे में ऐसा मत बोलो। कोई अपनी मर्जी से गरीब घर में पैदा नहीं होता। माना कि उसका बैकग्राउंड खराब है, लेकिन वो मेहनत बहुत करता है। हमें सबको एक बराबर देखना चाहिए। इंसान पैसों से छोटा बड़ा नहीं होता, इंसानियत से होता है। लियू रुयान ने अपनी सती सावित्री वाली एक्टिंग चालू रखी। ये ड्रामा देखकर मैंने अपनी आंखें सीधे आसमान की तरफ घुमा ली। भाई साहब, कसम से इस लड्डचकी का ऑस्कर अवार्ड पक्का है। ये लियू रुयान हमेशा ऐसे ही बद्धी बड़ी और आदर्शवादी बातें करके लोगों के सामने अपनी भोली भाली देवी वाली इमेज बनाती थी, जबकि इसके अंदर साक्षात शकुनी मामा का दिमाग चलता था। विला आते ही सुचिन बिना कुछ बोले सीधे अपने स्टडी रूम की तरफ चली गई। उधर मोदा और मो एयर, जिन्हें सोंगजी को छोड़ने का कोई ऑर्डर नहीं मिला था, उसे किसी मरे हुए मुर्गे की तरह टांग कर विला में ले आए और मेरे पास लाकर पटक दिया। कोई है? तुरंत पता लगाओ कि गुजे ने लियू रुयान को जो अकाउंट नंबर दिया है वो किसका है। उसका पूरा कच्चा चिट्ठा मेरे टेबल पर होना चाहिए। सुचिन ने अंदर जाते ही अपने सेक्रेटरी को ऑर्डर दिया। जी मालकिन, मैं अभी चेक करता हूँ। इस वक्त सुचिन की आंखों में खून सवार था, जिसे देखकर उसकी वफादार असिस्टेंट जोनिंग से रहा नहीं गया और वो बोली, मैडम आप अपनी एंग्जाइटी की दवाई खा लीजिए, मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। दरअसल बिजनेस साम्राज्य का इतना हैवी प्रेशर संभालने की वजह से सुचिन का दिमाग हमेशा एक टाइट स्प्रिंग की तरह रहता था। उसे गंभीर बाइपोलर डिसऑर्डर के साथ साथ भयंकर अनिद्रा और भूख न लगने की बीमारी थी। दवाई की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपने सीक्रेट बंकर में जा रही हूँ खुद को शांत करने। इस बार मुझे आजे को रोकना होगा। मैं उसे अपनी यह खूंखार हालत नहीं देखने दे सकती, वरना वो मुझे कोई मॉन्स्टर समझकर मुझसे दूर भाग जाएगा। सुचिन की आवाज में एक अजीब सा सूनापन और दर्द था। अब नजारा बदलता है विला के अंडरग्राउंड बेसमेंट का। एकदम सफेद डरावनी लाइट के नीचे सुचिन बकायदा डॉक्टरों वाला सफेद गाउन पहने हाथ में एक चमचमाती हुई सर्जिकल छुरी घुमा रही थी। जोनिंग टेबल पर रखे उस जिंदा खरगोश को देख रही थी, जिसका थोड़ी देर में पोस्टमार्टम होने वाला था। भले ही उसने सुचिन का यह साइको रूप 1000 बार देखा था, पर फिर भी उसकी रीढ़ की हड्डी में कंपी छूट गई। मैडम प्लीज दवा खा लीजिए। दवा? आज ही मेरी इकलौती दवा है, जाओ उसे मेरे पास लेकर आओ। सुचिन के दस्तानों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। तभी उसे कुछ याद आया और उसने झटके से छुरी फेंक दी। नहीं, आज ये देखकर डर जाएगा। एक काम करो, पहले उसे लोहे की हथकड़ियों और जंजीरों से अच्छी तरह बांध दो। चिन्न ने जैसे ही जंजीरें निकाली, जोनिंग के माथे पर ठंडा पसीना आ गया। सुचिन ने धीरे से अपना सिर घुमाया और जोनिंग को घूरते हुए कहा, तुम भी मुझसे बहुत डरती हो ना? क्यों ना तुम्हें भी एक प्यारी सी गुड़िया बना दिया जाए, ताकि कोई भी यहाँ से भाग न सके। सब हमेशा हमेशा के लिए मेरी चिंचिन के पास ही रहे। जोनिंग का तो पैंट में ही दम निकलने वाला था। सोच रही होगी कि नौकरी छोड़ दो, यहाँ तो जान के लाले पड्डे हैं। जब उसे लगा कि आज उसकी लाश यहीं दफन हो जाएगी, तभी बेसमेंट के दरवाजे पर खटखटाहट हुई। बड़ी मालकिन, दामाद जी आपको पूरे विला में पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। वो इसी बेसमेंट की तरफ आ रहे हैं। सुचिन ने अपनी वो खून से सनी आंखें मासूमियत से झपकने लगी, जैसे वो इस बात का यकीन करने की कोशिश कर रही हो। क्या आज सच में खुद मुझे ढूंढने आ रहा है? क्या वो भी मुझे मिस कर रहा था? चमत्कारिक रूप से उसका वो साइको मोड एकदम शांत हो गया और उसकी आवाज फिर से नॉर्मल हो गई। उससे रोको, मेरी यह डरावनी हालत देखकर आज डर जाएगा। लेकिन उसके दिल में अभी भी यह जानने की भयंकर उत्सुकता थी कि मैं उसे क्यों ढूंढ रहा हूँ। असल में बूढ़े मैनेजर जू की भी इस बेसमेंट में कदम रखने की औकात नहीं थी, क्योंकि यह सुचिन का पर्सनल क्षेत्र था। जोनिंग के अलावा जो भी इस कमरे के अंदर गया था, वो कभी जिंदा बाहर नहीं आया था। मंजाओ, रुको, वो मुझसे क्यों मिलना चाहता है? सुचिन ने पूछा। मैडम, दामाद जी ने आपके लिए किचन में गरम गरम हड्डियों का सूप बनाया है। वो कह रहे हैं कि मालकिन को बोलो कि सूप ठंडा होने से पहले आकर पी लें, शरीर में ताकत आएगी। यह सुनते ही सुचिन के होश उड़ गए। उसे अपनी कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जो लड़का कल तक उससे नफरत करता था, आज वो उसके लिए किचन में खड्डा होकर सूप बना रहा है। जोनिंग ने कांपते हुए कहा, भले ही दामाद जी सूप लाए हैं मालकिन, पर पक्का इस सूप में कोई न कोई झोल है। आप इसे बिल्कुल मत पीना। दरअसल पिछले जन्म में मैंने सुचिन को विला से भगाने और उसे तंग करने के लिए उसके खाने में कई बार उल्टी सीधी चीजें मिलाई थी। मुझे पता था कि उसे सी फूड से भयंकर एलर्जी है, इसलिए पिछले जन्म में मैं जानबूझकर जबरदस्ती उसके मुंह में झींगे और केकड़े ठूंस देता था। पर हमारी साइको बीवी का प्यार तो देखो, वो हर बार जानते हुए भी सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए वो जहर हंसते हंसते खा लेती थी। कसम से ऐसी बीवी तो 7 जन्मों के पुण्य के बाद मिलती है। खैर, सुचिन अब अंडरग्राउंड रूम से बाहर आ चुकी थी और उसने कपड़े भी बदल लिए थे। जैसे ही वो बाहर आई, मैं सूप का कटोरा लेकर उसकी तरफ बढ़ा। बीवी, तुम अभी तक कहाँ थी? मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। आई एम सॉरी अजय, जरा एक जरूरी काम से गई थी, सुचिन ने धीरे से कहा। भाई साहब, इस पूरी दुनिया में सुचिन जैसी लेडी डॉन जिससे बिना शर्त माफी मांगे, वो इकलौता इंसान सिर्फ मैं ही था। दूर खड़ा सोंगजी यह नजारा देखकर अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। ओ भाई, मारो मुझे। जब भाई की तो लॉटरी लग गई। ये रईस बीवी सिर्फ हुस्न की परी और कड़क फिगर वाली ही नहीं है, बल्कि जब भाई के सामने तो कतई पालतू बिल्ली बनी घूम रही है। इससे घर जमाई बनना नहीं कहते बॉस, इसे साक्षात जन्नत की सैर कहते हैं। कोई बात नहीं मेरी जान, मुझे पता चला कि तुमने आज दिन भर से कुछ नहीं खाया है। चलो, मैं अपने हाथों से तुम्हें गरम गरम सूप पिलाता हूँ, शरीर में ताकत आएगी। अजय, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो, काश तुम हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहो। सुचिन अपनी वो मासूम
मासूम और गहरी आंखें मटकाकर बिल्ली की तरह मुझे देखने लगी। यह देखकर हमारे वफादार बूढ़े मैनेजर जू से अब और रहा नहीं गया। उसने अपनी जान हथेली पर रखकर बहादुरी दिखाई और सीधे मेरे हाथ से सूप का चम्मच ऐसे छीना जैसे बंदर केला छीनता है। दामाद जी, यह सूप अभी बहुत ज्यादा गर्म है, पहले मैं मालकिन के लिए इसे टेस्ट करके चेक कर लेता हूँ। मैनेजर जू ने फटाक से एक चम्मच सूप मुंह में डाल लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। वो असल में यह देखना चाहता था कि इस दामाद ने इस बार खाने में कौन सा नया बारूद मिलाया है। विला के सभी नौकरों के गले सूख गए थे, सब सांस रोके खड़े थे कि क्या इस बार दामाद जी मालकिन को सीधे ऊपर पहुंचाने का प्लान बनाकर आए हैं। झोनिंग ने हड़बड़ी में पूछा, ओल्ड जू, सूप कैसा है? इसमें कहीं सी फूड तो नहीं मिलाया ना? मैनेजर जू ने सूप को अपने मुंह में ऐसे घुमाया जैसे कोई बहुत बड़ा शेफ हो। वो थोड़ी देर तक कुछ बोल ही नहीं पाया, फिर उसकी आंखों से आंसू आने वाले थे। उसने कहा, अफ, यह तो बहुत ही स्वादिष्ट है, इसका स्वाद तो कतई लाजवाब है। ले, अरे ओ बूढ़े कपट्टी, तुमने तो अपनी ऐसी शक्ल बनाई कि जैसे मैंने इसमें जहर मिला दिया हो। मैंने ताना मारा। मैनेजर जू को फिर भी तसल्ली नहीं हुई। उसने बड़ा वाला चम्मच लेकर सूप के कटोरे को ऐसे खंगाला जैसे कड़ाही में सब्जी चला रहा हो, पर उसे सी फूड का एक दिन का भी नहीं मिला। तभी सुचिन्ह की भौहें तन गईं और उसका पारा चढ़ गया। मैनेजर जू की इस बकवास हरकत से वो बेहद चिढ़ चुकी थी। यह अजय ने मेरे लिए इतनी मेहनत से सूप बनाया था और इसकी पहली चुस्की इस बूढ़े नौकर ने मार ली। अगर मेरा अजय मुझसे गुस्सा हो गया तो हुल्ड जू, इस साल का तुम्हारा सारा बोनस कैंसिल, 100,000 रुपए का जुर्माना। सुचिन ने कड़क कर कहा। लो भाई, वफादारी के चक्कर में बूढ़े जू की जेब ही ढीली हो गई। मैनेजर जू रोतड़ू शक्ल बनाकर पीछे हटा। जो हुक्म मालकिन, सूप एकदम सेफ है, बस थोड़ा गर्म है। जैसे ही मैनेजर ने नया चम्मच निकाला, मैंने तुरंत उसके हाथ से चम्मच झपट लिया, फिर सूप को चम्मच में भरकर बड़े प्यार से फूं फूं करके ठंडा किया। तुम रहने दो, मैं खुद अपनी सुचिन को सूप पिलाऊंगा। मेरी इस एक्स्ट्रा केयर और प्यार को देखकर विला के नौकरों के माथे का पसीना फिर से छूट गया। मैनेजर जू ने अपना बूढ़ा सिर खुजलाते हुए सोचा, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इस बार घुजे ने सूप में सी फूड नहीं मिलाया। इसका मतलब वो इस खौलते हुए सूप से मालकिन का मुंह जलाना चाहता है। हे भगवान, मुझे अभी से मालकिन के लिए एम्बुलेंस बुक कर लेनी चाहिए। पिछले जन्म में मैंने इस विला से भागने के चक्कर में सुचिन्ह को बहुत गहरे जख्म दिए थे, पर इस जन्म में मैं वो गलतियां दोबारा नहीं दोहराने वाला था। मैंने नौकरों की शक भरी नजरों को ठेंगा दिखाया, चम्मच के सूप को अपने होठों से छूकर तापमान चेक किया कि बीवी का मुंह न जल जाए, और फिर बड़े प्यार से उसकी तरफ बढ़ा दिया। सुचिन्ह ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी आंखें बंद की और सूप पी गई। इस वक्त अगर मैं उसे सूप में चूहे मारने की दवा भी मिलाकर दे देता ना, तो वो उसे भी शरबत समझकर पी जाती, सिर्फ मेरी एक स्माइल के लिए। है कैसा लगा? स्वादिष्ट है ना? तुमको भूख न लगने की इतनी गंभीर बीमारी है, देखो कितनी सूख कर कांटा हो गई हो। मुझे तुम्हें देखकर कलेजे में दर्द होता है। ऐसे रहोगी तो तुम्हारी सेहत कैसे सुधरेगी? आज के बाद तुम्हारी डाइट का सारा जिम्मा मेरा। मैं तुम्हें खिला खिलाकर एकदम गोल मटोल और चब्बी बना दूंगा, और जब तुम पूरी तरह फिट हो जाओगी तब हम अपना एक प्यारा सा सुंदर बच्चा पैदा करेंगे। मैंने विला के सभी नौकरों के सामने सीधे अपने दिल की बात कह दी, एक ऐसा फ्यूचर जिसके बारे में सुचिन ने अपने ख्वाबों में भी सोचने की हिम्मत नहीं की थी। ये सुनते ही सुचिन एकदम शॉक रह गई। क्या अजय सच में मेरे साथ अपना बच्चा चाहता है? पिछले जन्म में तो ये मुझसे इतनी नफरत करता था कि इसने खुद को नसबंदी कराने की धमकी दे दी थी ताकि मेरा बच्चा इसकी बॉडी में ना आ सके। सुचिन की उन रहस्यमयी आंखों में अचानक एक अनोखी चमक आ गई। उधर बगल में खड़े मैनेजर जू का चेहरा एकदम सपाट हो चुका था। लो भाई, ये धोखेबाज लड़का फिर से हमारी भोली भाली मालकिन को बड़ी बड़ी बातें करके चूना लगा रहा है, और हमारी मालकिन भी कितनी मासूम है, 2 मिनट में पिघल गई हूँ। मैं आज से रोज अच्छे बच्चों की तरह पूरा खाना खाऊंगी। सुचिन ने बड़े प्यार से सिर हिलाया और उसके गोरे गाल शर्म के मारे गुलाबी हो गए। वो कतई एक सीधी साधी लड़की जैसी लग रही थी, पर सुचिन का यह रूप सिर्फ मेरे लिए था, बाकी पूरी दुनिया के लिए तो वो साक्षात यमराज की सगी बहन थी। उधर बगल में खड़ा सोंगजी तो सदमे के मारे स्टैच्यू बन चुका था। उसका भाई इस खूंखार लेडी डॉन को बिल्ली की तरह नचा रहा था। यह देखकर उसका दिमाग पूरी तरह घूम चुका था, पर भाई का लक देखकर वो मन ही मन बहुत खुश भी था। जब सुचिन 2 कटोरी सूप गटक गई, तब जाकर मुझे याद आया कि मैं अपने दोस्त को भी सुचिन से मिलवा दूं। चिन, ये सोंगजी है, मेरा लंगोटिया यार। गु परिवार के गद्दारों से मिलने से पहले यही मेरा इकलौता और सबसे सच्चा दोस्त था, और आज भी है। जैसे ही मैंने सोंगजी का इंट्रोडक्शन कराया, विला के सारे गार्ड्स और नौकरों की फौज गिद्ध जैसी नजरों से सोंगजी को ऐसे घूरने लगी जैसे वो कोई नई डिश हो। अचानक इतनी वीआईपी अटेंशन पाकर सोंगजी की पैंट ढीली होने लगी। सुचिन ने सोंगजी को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर अपने मैनेजर की तरफ मुड़कर बड़े आराम से बोली, अच्छा तो ये अजय का जिगरी दोस्त है जू। हमारे विला के पास वाले वीआईपी इलाके में जो 2 आलीशान बंगले हैं, वो आज से इसके नाम ट्रांसफर कर दिए जाएं, और गैराज में जो नई रोल्स रॉयस और फेरारी खड़ी हैं, उनकी चाबियां भी इसे सौंप दी जाएं। ले भाई, सोंगजी के ऊपर तो छप्पर फाड़ ढाकर कुबेर का खजाना गिर गया, पर हमारे हीरो का दोस्त भी कोई
आम इंसान नहीं था। सुचिन का यह तगड़ा ऑफर सुनकर सोंगजी का दिमाग घूम गया। उसे लगा कि यह लेडी डॉन उसे रिश्वत देकर उसके दोस्त का सौदा करना चाहती है। उसने अपने दांत भींचे, अपनी पूरी हिम्मत जुटाई और चिल्लाकर बोला, भाभी जी मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं बिना मेहनत की कमाई पर लात मारता हूँ। गुजे मेरा सगा भाई है और मैं पैसों के लिए अपने भाई का सौदा कभी नहीं करूंगा। आप मुझे खरीद नहीं सकती। सोंगजी ने यह बात इतनी कसम खाकर बोली कि उसे खुद पता था कि इन 2 बंगलों और करोड़ों की गाड़ियों को मना करने के लिए उसे अपने दिल पर कितने बड़े बड़े पत्थर रखने पड़े होंगे, क्योंकि एकुन विला के पास वाले बंगलों की कीमत अरबों में थी और गैराज की गाड़ियों में से अगर वो एक पहिया भी बेच देता तो उसकी साथ पूछने बैठकर बिरयानी खाती। पर भाई ने दोस्ती के लिए सब ठुकरा दिया। कतई हरिश्चंद्र का पोता बन रहा था। ओ भाई गुजे, तुझे क्या पता तेरे इस भाई ने आज तेरे लिए कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मेरा कलेजा जल रहा है भाई। सोंगजी मन ही मन रो रहा था। मैंने देखा कि सोंगजी ने सीधे मना कर दिया है तो मैंने सुचिन की तरफ देखा और उसका हाथ अपने हाथ में लिया। चिन देखो, सोंगजी मना कर रहा है। वैसे भी मैं उसके हक का फैसला खुद नहीं लेना चाहता, क्योंकि इस वक्त मेरी खुद की काबिलियत यानी अकाउंट बैलेंस शून्य है। तुम जो कुछ भी सोंगजी को दे रही हो मैं यही मानूंगा कि वो मेरी तरफ से जा रहा है। पर सच तो ये है कि अभी मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं तुम्हारा इतना बड़ा कर्ज चुका सकूं। मेरी बात सुनते ही सुचिन की आंखों में एक अजीब सी दीवानगी और नरमी आ गई। उसने अपनी उंगलियों को मेरी उंगलियों में और कस लिया। आज है ये तो बस एक छोटा सा शगुन यानी वेलकम गिफ्ट है। और सच कहूँ तो मैं आज बहुत खुश हूँ। ये पहली बार है जब तुमने मुझे अपने किसी जिगरी दोस्त से मिलवाया है और अपनी बीवी मानकर मेरा परिचय कराया है।